जी नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम ऋचा अग्रवाल है। ऋचा जी, आप अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। सर मैं ऋचा अग्रवाल ललितपुर में एम्ब्रोशिया कॉलोनी से हूँ और मैं प्राथमिक विद्यालय नदनवारा में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। शिक्षक होने के नाते आप सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपकी टोटल शिक्षा कितनी हुई? सर मेरी टोटल शिक्षा, मैंने 3 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अभी आगे भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ाई करती रहती हूँ। किन किन विषयों में किया है आपने? एस्ट्रोलॉजी में, इंग्लिश में, 4 में हो गया सर, एक पॉलिटिकल साइंस में और एमएससी बॉटनी में मैंने टॉप किया था भोज यूनिवर्सिटी। तो जिसकी वजह से आप जीविकोपार्जन के लिए गवर्नमेंट जॉब में आई, वो माध्यम क्या था? बीटीसी में सिलेक्शन हुआ था। उस समय बीटीसी का एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसमें से 15,000 में से 100 लोग सेलेक्ट हुए। मेरी 6th रैंक आई थी आगरे में। तो पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ थी? पहली पोस्टिंग मेरी आगरा में थी। उसके बाद फिर? उसके बाद यहाँ 2012 से मैं ललितपुर में कार्यरत हूँ। ललितपुर में कैसे आना हुआ? ट्रांसफ़र लिया था क्योंकि मेरी शादी ललितपुर में हुई है, इस वजह से मैं ललितपुर में। क्या आपके पति क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड का मेडिकल की शॉप है, केमिस्ट है वो। क्या शुभ नाम है उनका? नितिन अग्रवाल। ऋचा जी, आप हमें ये बताइए कि जब आप ललितपुर में आई तो आपने ऐसा क्या उल्लेखनीय काम किया जो आप बहुत बड़े सम्मान से नवाजी गई? सर मुझे प्राथमिक विद्यालय में काम करने के लिए मौका मिला। जो वहाँ गरीब बच्चे हैं उनके भविष्य को संवारने का जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, तो हमने बच्चों के एजुकेशन पे काम किया, विद्यालय के भौतिक परिवेश पे काम किया। उसके साथ साथ हमने गांव में जो महिलाएं हैं उनको, महिलाओं के सशक्तिकरण पे भी काम किया है, जिसके लिए कुछ उल्लेखनीय कार्य हैं। जैसे कुछ महिलाएं हैं, एक अर्धविकसित महिला थी, उसे मैंने पुलिस की और एसपी सर की मदद से मदर टेरेसा शेल्टर होम पहुंचाया था। और जो कुछ बच्चे हमारे यहाँ से माइग्रेटरी बच्चे थे जो इंदौर चले जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स वहाँ पे मजदूरी करने के लिए जाते थे और वहाँ वो स्कूल नहीं जाते थे, तो वहाँ पे मैंने इंदौर प्रशासन से, वहाँ के डीओ, वहाँ के लेबर कमिश्नर और डीएम सर से संपर्क करके उन बच्चों को मैंने विद्यालय पहुँचाया वहाँ पे। साथ ही विद्यालय में जो मैंने परिवर्तन किया है, तो मेरे द्वारा जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे कि 8 बच्चे अभी तक आश्रम पद्धति में सेलेक्ट हो चुके हैं और इस बार मेरा एक बच्चा नवोदय में भी सेलेक्ट हुआ है। आश्रम पद्धति का क्या मतलब निकाला जाए? सर आश्रम पद्धति एक आवासीय विद्यालय है जो यहीं पर एक तालबेट में है, तो उसकी परीक्षा होती है। एक आश्रम पद्धति की होती है, नवोदय की होती है और विद्या ज्ञान की। ये तो सारी विंग्स गवर्नमेंट की तरफ से संचालित हाँ होती जी, हैं। ये बिल्कुल, इसमें 12 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है वहाँ पे और बच्चे वहीं रहते हैं, आवासीय विद्यालय होते हैं। तो उसके लिए मैं बच्चों को अलग से तैयारी कराती हूँ विद्यालय में। और इस बार अभी एक विद्या ज्ञान का कंपटीशन थोड़ा टफ रहता है, तो उसमें प्री में एक बच्चा निकल गया था, मेंस में रह गया। आगे मैं कोशिश करूंगी कि हमारे विद्यालय से बच्चे विद्या ज्ञान तक नहीं पहुँचे। ऋचा जी, आपने एजुकेशन, जो मैं फिर वहीं आ रहा हूँ आपके अवार्ड पे, कि आपने ऐसा क्या मतलब किया था जो आपको राज्य स्तरीय पुरस्कार से आप नवाजी गई, और वो पुरस्कार था क्या? सर मैंने जो विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने पे काम किया, जहाँ विद्यालय में बच्चे 10% बच्चे आ रहे थे, वहाँ आज 70-80% बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं। उनका शैक्षिक स्तर सुधारने का प्रयास किया। हमारे विद्यालय में सर 80% बच्चे हैं जो कि निपुण हो चुके हैं। मुझे निपुण विद्यालय का भी पुरस्कार अभी बीएसए सर के द्वारा प्राप्त किया हुआ है। निपुण होने से मतलब? निपुण होने से सब निपुण के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, कुछ मानक है? मानक है जो हर क्लास में बच्चे, उनका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे हिंदी पढ़ सकें। जैसे कक्षा 1 के बच्चे हिंदी की मात्राएं पढ़ सकें, 2 के बच्चे 45 शब्द प्रति मिनट पढ़ सकें और 3 के 7 शब्द प्रति मिनट, और गणित में जोड़ घटाव गुणा भाग की संक्रियाएं अपने स्तर के हिसाब से कर सकें। तो ये छोटा सा ही लक्ष्य है हालांकि, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, तो सबसे पहले चैलेंज होता है उनकी उपस्थिति का, क्योंकि वो रोज नहीं आते। तो उसके लिए हम उनके अभिभावकों से संपर्क करते हैं, फ़ोन करते हैं, उनके घर से बुला के लाते हैं, जिस वजह से अभी गर्मियों की छुट्टियों से पहले उपस्थिति कम हो जाती है अधिकांश विद्यालय में। लेकिन हमारे विद्यालय में अभी भी 70% बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आ रहे हैं, और जो बच्चे विद्यालय आते हैं तो वो कुछ ना कुछ सीख के ही जाते हैं। विद्यालय में हम बहुत सारी ऐसी गतिविधि कराते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कराते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम करा देते हैं कि बच्चों को मज़ा आने लगता है स्कूल
में। जब उन्हें मजा आता है ना तो वो अपने आप आते हैं, उनके घर खेल खेल में पढ़ाती हैं आप? खेल खेल में उनको पढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से वो बच्चे अपने आप आते हैं। फिर उनको अच्छा खाना खिला रहे हैं, एमडीएम अच्छा दे रहे हैं, तो बच्चों को लगता है कि कुछ अच्छा खाना मिलेगा तो कहीं कुछ मिस ना हो जाए। अभी नवदुर्गे में भी हमने बच्चों के लिए छोले भटूरे बनवाए थे और हलवा चने बनवाए थे, तो बच्चों ने पहली बार खाए थे। अधिकांश बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वो पहली बार खाया था। तो बच्चों को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आज हम विद्यालय नहीं जाए तो हमारा कुछ छूट जाए। तो ऋचा जी, मैं फिर वापस वहीं आ रहा हूँ कि आपने जैसा कि बातचीत के दौरान बताया था कि आपको ललितपुर में पहला पुरस्कार मिला, उसका उल्लेख कीजिए। हाँ, मुझे जो राज्य अध्यापक पुरस्कार मिला है 2018 का 19 में दिया गया था हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। उस पुरस्कार में मुझे 2 वर्ष का सेवा विस्तार मिला है, 25,000 रुपये नगद मिले थे उसमें मुझे, और एक इंक्रीमेंट मेरी सैलरी में लगा था। तो सेवा विस्तार से मतलब? मतलब जैसे 62 साल हमारी रिटायरमेंट एज होती है, अब मुझे 2 साल का 64 साल हाँ, तक आप 64 साल कार्य कर सकती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा। इसके अलावा आप और कहाँ सम्मानित हुई, कहाँ आपके काम को सराहा गया? जी सर, इसके बाद है ना मुझे 2021 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था है अमेरिका की सत्यमेव जयते, उनके द्वारा पूरे ऑल इंडिया लेवल पर मुझे फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने मुझे डायमंड के ईयररिंग भेजे थे अमेरिका से। और जो हमारे जो शिक्षा मंत्री थे सतीश चंद्र द्विवेदी जी, उनके द्वारा गोरखपुर में सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा वहाँ के राज्य मंत्री के द्वारा मुझे रुड़की में सम्मानित किया गया था। लखनऊ में प्रमुख सचिव संजय भूस रेड्डी के द्वारा भी सम्मानित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक एनिमेटेड वीडियो बनाने पे 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया था। और जो दूरदर्शन पे कोरोना टाइम में मैंने 33 वीडियो बनाए थे जो कि लखनऊ में जाकर कोरोना बनाए थे और जो दूरदर्शन पे बार बार प्रसारित किए गए थे, जो वर्तमान में दीक्षा ऐप पर संचालित हैं। मोटिवेशनल होंगे? जी नहीं सर, एजुकेशनल है। उसमें ना 6 से 8 तक के सामाजिक और विज्ञान के विषय के पाठ के वीडियो हैं जो कि पूरे प्रदेश के टीचर्स के द्वारा विद्यालय में दिखाए जा रहे हैं। जी, ऋचा जी के शौक क्या है? पढ़ने के अलावा जो आप बता रही हैं ये तो है ही। हाँ। इसके अलावा ऐसे कोई हिडन शौक? सर मुझे मैंने थिएटर वर्कशॉप किया है आगरा में, मैंने अभिनय किया था, नाटक में स्टेज परफॉर्मेंस भी दी थी। तो अब यहाँ आके किस तरह की परफॉर्मेंस थी आपकी और क्या प्ले किया था आपने? सर जो नाटक होते हैं सोशल इश्यूज को लेकर नाटक हैं। जैसे एक बार मैंने एक शराब के ऊपर के शराबी व्यक्ति कैसे मतलब घर में क्या नुकसान होता है शराब पीने के, उसके ऊपर नाटक किया था। या कोई दहेज प्रथा पर, इस प्रकार से किसी और की थी, उस पर आपने अभिनय किया था। और फिर ये चीज़ फिर मैंने कंटिन्यू की। अब मैं अपने शौक को अपने बच्चों के माध्यम से समाज में प्रदर्शित करती हूँ। अभी हाल ही में मैंने महिला सशक्तिकरण पर, शौचालय के प्रयोग पर और जो बाल विवाह होता है इसके ऊपर, और मतलब आप अपनी अभिनय कला का प्रयोग बच्चों पे कर रही हैं ताकि आपकी भड़ास निकल जाए। जी आप इसको कह सकते हैं, जिससे कि बच्चे है ना वो समाज में बच्चे भी सीखेंगे उस चीज को और समाज में मैसेज भी जाएगा। इसके अलावा और क्या शौक है आपके? नृत्य का भी है, तो मैं बच्चों को डांस सिखाती हूँ विद्यालय में। मुझे तो नृत्य सीखा है या आप बस आपको लगता है कि आप अच्छा कर लेती हैं तो करती हैं? मैं देख के सीख लेती हूँ अपने आप, मतलब वीडियो देख के सीख भी लेती हूँ। उसका प्रयोग भी बच्चों पे करती हैं? हाँ, वो भी बच्चों पे ही करती। और क्या क्या प्रयोग करती हैं? मुझे ड्राइंग करने का शौक है, मैं बच्चों को ड्राइंग भी सिखाती हूँ। सिंगिंग का है तो बच्चों को थोड़ा बहुत कभी कार्यक्रम में गाने सिखा लेती हूँ। और मुझे कुकिंग का शौक है, अच्छा तरह तरह का खाना बनाने का। तो कभी कभी पाक कला प्रतियोगिता भी करा देते हैं बच्चों से छोटी मोटी। फिर क्राफ्ट का भी बहुत शौक है, तो मैं ना जो हम लोग समर वेकेशन होती है तो कैंप लगाते हैं, उसमें बच्चों को विभिन्न एक्टिविटी है, जैसे मेहंदी है, पेंटिंग है, कढ़ाई है और ये पॉट डेकोरेशन है, हेयर स्टाइल्स है, पार्लर भी किया हुआ है मैंने। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सर्वांगीण विकास करने के लिए जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब हम बच्चों में देना चाहते हैं। ऋचा जी, जहाँ तक बातचीत में आपने बताया था कि आपके यहाँ के बच्चे कक्षा 5 तक के ही हैं, तो क्या आपकी ये इतनी सारी बहुमुखी जो कलाएं हैं इन सबको वो मैनेज कर पाते हैं?
हाँ सर, बच्चे को मज़ा आता है। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में लगाए रखेंगे तो वो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, खेलना चाहते हैं। तो एक बार ऐसे शुरू में जब हमें खेल किट नहीं मिलती तो एक बच्चे नहीं आते थे, तो हमने कहा तुम लोग क्यों नहीं आते हो? बच्चे बोल रहे हैं ये बैट बॉल खेलता है। मैंने कहा मैं बैट बॉल लेकर आऊँगी स्कूल में, आप स्कूल में खेलना। तो बच्चों को खेलने में भी इंटरेस्ट है, धीरे धीरे वो खेल से फिर स्कूल से जुड़ जाते हैं। तो बच्चों को हर चीज़ अच्छी लगती है। उन्हें सिर्फ पढ़ाई कराते रहोगे तो कभी भी सर्वांगीण विकास नहीं होगा। और सिर्फ किताबी कीड़ा बनाना उद्देश्य नहीं है, वो अपने जो दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में अच्छा नागरिक बने देश का। मेरा उद्देश्य है कि वो बच्चा हमारे देश को प्रगति पे ले जाए। ऋचा जी, आपके पारिवारिक परिचय के साथ आप हमें बताएं कि आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे सास ससुर हैं, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा मेरा सीए की तैयारी कर रहा है, बेटी हाई स्कूल में आ गई है, और मेरे हस्बैंड हैं, उनकी मेडिकल की शॉप है। और मेरे मायके में क्या शुभ नाम है आपके पतिदेव का? नितिन अग्रवाल जी। और मायके में मेरे पापा का पब्लिकेशन था, तो मुझे बचपन से किताबें लिखने का भी बहुत शौक है। मैंने कुछ मैथ की बुक्स बनाई थी, गाइड उस समय। और मेरी मम्मी वर्तमान में भी आप लेखन से जुड़ी हुई हैं? हाँ, अभी भी मैंने एक किताब लिखी है और पापा पब्लिश करा दी है पापा ने। और काहे पे लिखी है आपने पुस्तक? सर मैंने इंग्लिश की बुक मतलब 6, 7, 8 की बनाई है। किस विषय पे आधारित है वो? इंग्लिश में जो 6, 7, 8 की स्टडी की मतलब पढ़ाई के मटेरियल। आपने बताया आप 4 विषय में एमए किया हुआ है आपने, जी। एस्ट्रोलॉजी में भी किया हाँ। हुआ है। इतना सारा पढ़ने की आपको क्यों जरूरत महसूस हुई? मुझे पढ़ने का शौक है, समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। समय जो है सबसे कीमती है, और जब हम उसको यूज़ करेंगे, फालतू में टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि कुछ ज्ञान बढ़ाएंगे। जब हमारे पास ज्ञान होगा तो हम बच्चों को भी देंगे, चाहे वो अपने बच्चे हैं या स्कूल के बच्चे हैं। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत दिलचस्प विषय है और लोग आजकल उससे व्यवसाय भी करते हैं। जीविकोपार्जन में कई लोग रेवेन्यू कमाने के लिए भी करते हैं। ऐसी ख्वाहिश है कि आपकी आगे? नहीं सर, मैं उसका प्रयोग जो है मैं विकास के लिए, लोगों के उद्धार के लिए करना चाहती हूँ। अभी मैंने ग्राफोलॉजी का भी स्टडी कर रही हूँ, उसको राइटिंग। ये क्या होती है? उसमें राइटिंग देख के हम उस लोगों के बारे में बता सकते हैं, उसको सुधार करके उनके जीवन में जो परेशानी आ रही है, उनके व्यवहार में जो चेंज कर सकते हैं, वो ग्राफोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। तो उस पर भी मैं स्टडी कर रही हूँ। उसके रिजल्ट सटीक होते हैं? मुझे तो सही लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी राइटिंग के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को जान पा रही हूँ कि हाँ, ये मेरी राइटिंग में ये कमी है, तो ये मेरा व्यवहार है, तो मैं इसको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। जी। ऋचा जी, आपने बहुत सारा कुछ किया, अब और क्या करना बाकी रह गया है? उसको भी आप हमारे दर्शकों अभी मेरा के साथ उद्देश्य शेयर सर, मेरे पास है ना, मैं कुछ अच्छा बनना चाहती थी। मैं मेडिकल में अच्छी तो आप अभी भी हैं, फिर और कितना अच्छा बनना तो चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो बच्चे हैं ना, वो आईएएस बने, पीसीएस बने, और वो एक अच्छे व्यक्ति बने, जो समाज में जो बुराई है, जो लोगों को प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उनके प्रति वो उनका अच्छा रवैया हो, उनको अच्छे संस्कार मिले, वो हमारे देश में जो भी बुराई है उसको खत्म करके हमारे देश को विश्व गुरु बना दे। जी। ऋचा जी, रक्तदान संदर्भ में भी आपने कुछ सोसाइटी में योगदान किया है, उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। सर मैंने अभी तक 13 बार रक्तदान किया है। एक प्रगति रक्तदान समिति है, जिसके माध्यम से वो प्रिंस राठौर है, वो जैसे ही 3 महीने हो जाते हैं तो वो फ़ोन करके कांटेक्ट करते हैं। तो जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं रक्तदान करती हूँ। इसमें मैं आप लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि रक्तदान करने से कभी कोई कमज़ोरी नहीं आती है। 48 घंटे में हमारे शरीर में दोबारा से नया ब्लड बन जाता है, और उसमें कोलेस्ट्रॉल है या बहुत सारी हम लोग को ब्लड में बीमारी होती है, तो नया ब्लड बनता है ना, तो उससे वो बीमारियाँ भी सही हो जाती हैं। डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, या कोई भी बीमारी है, तो नया खून बन के आता है। तो आमतौर पर ये सुनने में आता है कि महिलाएं ब्लड देने में बहुत डरती हैं। हाँ। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं? हाँ सर, डरती हैं, उनको जानकर। आप नहीं डरती हैं? मैं नहीं डरती सर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो खून नया बन जाएगा। मैंने बायोलॉजी से स्टडी की है, और ब्लड बन जाता है, मुझे फिर से नई एनर्जी आ जाती है, फिर से दुगनी स्फूर्ति से मैं काम करने लगती हूँ। चलिए, तो ये थी ऋचा अग्रवाल जी ललितपुर से, जो बंजारा बीट्स के साथ अपनी जीवन यात्रा को उल्लेख कर रही थी। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।